हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी से रिवीजन सीरीज का अगला चैप्टर का नाम डिविडेंड। और मेरे हिसाब से अपन सब जने जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। 11th 12th की अकाउंट्स करी है, शेयर कैपिटल अकाउंट्स करी है, कंपनी लॉ में पढ़ा है, सीएमए में आपने डिविडेंड का नाम सुना है। तो एक सिंपल बात अपन बेसिक से चालू कर लेते हैं कि डिविडेंड का मतलब क्या है। यार दो कहानी है। डिविडेंड का एक दूसरा नाम भी होता है, नाम बताओ दूसरा क्या है? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब जनरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसके बाद जो पैसा बचा, उसमें से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पैसा आप कहां डाल दो? रिजर्व में। और बैलेंस में से आप क्या दे सकते हो? डिविडेंड। लेकिन मेरा दूसरा सवाल, क्या रिजर्व में डालना कंपल्शन है क्या? पहले था, अब नहीं। अब आपकी इच्छा है तो आप रिजर्व में डालो, इच्छा नहीं है आप रिजर्व में मत डालो। लेकिन ये होता क्या है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले जो बचता है लास्ट में प्रॉफिट, उसमें से अपन ने पे करा है। क्या कंपनी लॉसेस में भी डिविडेंड दे सकती है? अगर लॉसेस है तो डिविडेंड प्रॉफिट तो है नहीं इस साल, फिर कहां से दिया जाएगा? ये बात क्लियर है? डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब, यार दो होते हैं डिविडेंड, एक तो फाइनल होता है, एक इंटरिम होता है। फाइनल कहां दिया जाता है? इंटरिम कहां दिया जाता है? बिटवीन टू एजीएम। ये डिक्लेयर कौन करता है? और फाइनल डिविडेंड में रिकमेंडेशन तो आती है बीओडी की, और फाइनलाइजेशन होता है एजीएम में। डन है कहानी? आगे देखो ध्यान से। क्या डिविडेंड एक ऑब्लिगेशन है देना? एक सवाल पूछूं आपसे एग्जाम का, एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूँ। एक्स वाई जेड एक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी में शानदार प्रॉफिट्स होने के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा। शेयर होल्डर ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, जबकि कंपनी ने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि पैसा है बट हम डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे। क्या कंपनी सही है या शेयर होल्डर की मांग सही है? आपने कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का नाम सुना? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सेबी में आता है, बट क्वेश्चन यहां पे भी आता है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में लिखी हुई ये बात कि अगर कंपनी किन केसेस में डिविडेंड दे सकती है और किन केसेस में डिविडेंड नहीं दे सकती, ये भी हमें डीडीपी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में बताना पड़ेगा। हमने वहां से सिंपल मीनिंग क्या निकाली? इक्विटी में कंपल्शन नहीं है, जबकि प्रेफरेंस में देना ही पड़ेगा। अब दो टाइप के डिविडेंड है, पहला नाम इंटरिम डिविडेंड और दूसरा फाइनल। अगर बात करें अपन इंटरिम की, तो बेटा इंटरिम कौन डिक्लेयर करता है? वर्ड पे फोकस करो, यहाँ रिकमेंडेशन वर्ड काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड काम आ रहा है? क्यों? क्यों? यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। वो रिकमेंड नहीं कर रहे, वो डिक्लेयर कर रहे हैं। जबकि फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ये रिकमेंड करता है बीओडी, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है कितना, और फाइनलाइज होता है कहां? तो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आपकी ऑब्लिगेशन कब बनेगी? और अगर बात करूं मैं इंटरिम डिविडेंड की, तो इंटरिम डिविडेंड आपकी ऑब्लिगेशन कब बनेगी? क्योंकि यहां पे शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं है। बात क्लियर है यहां तक है? अब नीचे देखो क्लैरिफिकेशन, अगर याद हो आपको, ये रेगुलर क्लासेस में बताई हुई। शोइंग प्रपोज डिविडेंड इन बैलेंस शीट बिकम्स अ लाइबिलिटी, यस और नो? नो, अनलेस डिक्लेयर्ड एट। यार ऑब्लिगेशन केवल ये जब बनेगी जब ये फाइनलाइज होके कहां डिक्लेयर होगा? एजीएम में। जब तक एजीएम में डिक्लेयर नहीं होगा ना, जब तक आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमने डिविडेंड रिकमेंड करा, बीओडी ने 10%, शेयर होल्डर ने इसे बढ़ा के कर दिया 12%। क्या ये सही है? कहीं से हाँ की आवाज आई? बढ़ाना पॉसिबल है या नहीं है? अलाउड ही नहीं है। शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज इट। क्या होता है जनरली, जब प्रपोज डिविडेंड हम बताते हैं तो प्रपोज डिविडेंड के बाद बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है। एजीएम कब होती है? एजीएम होती है 31/3 को, साल खत्म हुआ तो उसके 6 महीने में एजीएम होगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर तो एजीएम में हो रहा है, आपके अकाउंट्स तो बन के क्लोज भी हो चुके हैं, ऑडिटर ऑडिट भी कर चुका। तो क्या डिविडेंड की एंट्री के लिए अकाउंट्स को वापस से छेड़छाड़ करोगे आप? तो पता क्या कहा जाता है, जो डिविडेंड प्रपोज्ड है, आप तो मान लो जनरली फाइनल वही। क्यों? बढ़ाने की पावर आपके हाथ में है नहीं। कम मैं नहीं मानता आप करोगे, और कम कर भी लोगे तो भी हमें दिक्कत नहीं। प्रपोज डिविडेंड खाते में 2 लाख रुपए डिविडेंड के डाले थे, 180 का दे दिया, तो 20,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो। अकाउंट्स में क्या दिक्कत आ रही है? बैलेंस शीट तो टैली हो गई ना। प्रॉब्लम पता कब आएगी? जब प्रपोज डिविडेंड 2 लाख बोला और फाइनलाइज कराए 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 आपको निकालने पड़ेंगे, और निकालने पड़ेंगे मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से क्या करना पड़ेगा? रिवाइज।
तो हेंस हम फाइनली क्या कह सकते हैं, बढ़ाना अलाउड नहीं है, शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज इट, अगर वो चाहे तो कम कर सकते हैं। इसको अगर अपन इंटरप्रिटेट करें तो कह सकते हैं जो प्रपोज डिविडेंड होता है जनरली मान लो वही क्या होता है। बात समझ में आ गई है, लॉजिक समझ में आ गया इस बात का। आगे देखिए एक बार, बेटा डिविडेंड देना है तो देना किस पे है, केवल क्या पार्टली पेड अप पे दे सकते हैं क्या? एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आप पार्टली पेड अप पे दे सकते हैं क्या? यस और नो? आप ये कहो जनरली नो, अनलेस ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल। क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, जनरली देना ही नहीं है। अगर आपकी इच्छा है ना कि आपके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिविडेंड देना है, आप दो, हम मना नहीं करते, बट ये होगा कब, जब ये बात कहां लिखी है, जनरली हमेशा चलता यही है जो अपन ने पढ़ा है। अब अगर सोर्सेस की बात करें तो पहला सोर्स क्या है, आफ्टर डेप्रीसिएशन, सेकंड, और नहीं तो दोनों का कॉम्बो, नहीं तो वो पैसा जो किसने प्रोवाइड करा है, यार सीजीएसजी ने अगर पैसा दिया है डिविडेंड के लिए दिया है, आप ले लो काम में, तो आप ये बताओ ये वाला किस्सा कौन सी कंपनीज में होगा? क्या सरकार किसी भी कंपनी को डिविडेंड के लिए पैसा दे देगी? आप कह सकते हो ये प्रोविजन मेनली कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट कंपनीज पे। अब नीचे देखो ध्यान से, रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व में केवल क्या शामिल होंगे, मतलब क्या बना, कौन सा रिजर्व शामिल नहीं होगा? अब आपकी बुक्स में, किताबों में सब जगह लिखा रहता है वो रिजर्व जो अपन ने एसेट का वैल्यूएशन करके बनाया, अपन ने आसान शब्दों में लिख दिया कि कौन सा रिजर्व, और क्यों काम में नहीं लेना, इसका रीजन क्या है? पहली चीज ये नॉन कैश है, पहली चीज ये नॉन कैश है, और इसके यूजेस पहले से डिफाइन है, और ये फ्री नहीं है, और जब फ्री नहीं है तो आप इसे काम में नहीं ले सकते। क्या रिजर्व में डालना कंपल्शन है? पहले था यार, पहले 2.5 पेज का टॉपिक था ये, 2 या 2.5 पेज का, कि अगर इतना परसेंट डिविडेंड है तो इतना रिजर्व में डालो, इतना परसेंट है इतना डालो। फिर 2013 वाले एक्ट में अमेंडमेंट आया, अब क्या लाइन आ गई, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर सच अमाउंट टू रिजर्व एज इट मे कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या बना, क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना अब मैंडेटरी है, कंपल्शन है या नहीं? नहीं है। डन है बात? ये बेटा याद आ रही है नहीं आ रही, ये है मेन बात, ये सब डन है यहां तक ही। आगे देखो ध्यान से, अगर अदर पॉइंट्स की कुछ बात करें, लिस्टेड एंटिटी है तो डिविडेंड कैसे देगी, इसका मतलब क्या है? अभी रिसेंटली जैसे कंपनीज ने डिविडेंड दिया है, शायद इन्फोसिस ने अनाउंस करा 23-23.5 रुपए का डिविडेंड। अब वो ये नहीं कह रहे कि हम 10% देंगे, 12% देंगे, उन्होंने पता क्या करा, परसेंटेज को सीधे फिगर में बता दिया कि मान लो 23 रुपए का फाइनल डिविडेंड हम लोगों ने डिक्लेयर करा। तो लिस्टेड कंपनीज का कंपल्शन है वो डिविडेंड कभी परसेंटेज में नहीं बताएंगे, उनको बताना पड़ेगा पर शेयर पे इतने रुपए का डिविडेंड हम दे रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर वेदांता ने 4 या 5 बार डिविडेंड डिक्लेयर करा है, 3-4 बार इंटरिम करा है और अभी रिसेंटली फाइनल करा है। आप अगर ऑनलाइन भी चेक करोगे तो उन्होंने भी कैसे डिक्लेयर करा है, पर शेयर बेसिस पे ही करा है। समझ में आ गई बात? ये सेकंड क्या है, कब तक? अब ये लाइन ध्यान से सुनो, सुन लो पहले मैं जो पढ़ रहा हूं, अनलेस previous year losses depreciation remain unabsorbed are first set off against current year profit। सीधी सीधी बात, इस साल मेरी इच्छा है मुझे डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड पे करने से पहले क्या करना है, जो पिछले साल की अधूरी कहानियां नहीं चल रही, लॉसेस सेट ऑफ नहीं हुए, कोई डेप्रिसिएशन था जो डेबिट होना रह गया था, हम कह रहे पहले इनको राइट ऑफ कर लो, इनको राइट ऑफ करे बाद अगर पैसा बचे तो ही डिविडेंड देना है। तो आप ये कह सकते हो, सामने देखें 21-22 में मान लेते हैं 100 रुपए के लॉसेस अभी सेट ऑफ होना बाकी है, 22-23 में मेरे पास प्रॉफिट जो बचे आफ्टर टैक्स वो है 180 रुपए के। अब मुझे डिविडेंड देने की इच्छा है तो सबसे पहले क्या करूं, 180 में से पहले क्या कर लूं, अब बचा कितना, तो डिविडेंड देने के लिए बेस मुझे 180 को मानना है या 80 को मानना है? बात समझ में आ गई? सीधी सीधी बात यही होगी ना, पहले पिछले साल की जो अधूरी कहानियां उनको खत्म कर लो, उसके बाद आप डिविडेंड का नया चैप्टर लिखो, इस साल हमें कोई दिक्कत नहीं। देना किसको है सर, ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कैसे पता लगेंगे, याद हो तो बताओ। एक डेट होती है, याद होगी ये बात, एक डेट फिक्स कर दी जाती है, उस दिन पे जो भी कंपनी के रजिस्टर्ड होल्डर होते हैं
डिविडेंड केवल और केवल उन्हीं को दिया जाता है। अब ये फाइनलाइज करी जाती है, ऑलमोस्ट सबको बताई जाती है। अभी रिसेंट शायद बात है, अभी हिंदुस्तान जिंक ने शायद डिविडेंड दिया था 20 रुपए का, और रिकॉर्ड डेट पता थी, तो रिकॉर्ड डेट के दिन जिसका भी नाम उस दिन था ना, तो आपके खाते में वो 20 रुपए का पर शेयर डिविडेंड आएगा। अभी इन्फोसिस ने शायद 23 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करा है, रिकॉर्ड डेट जहां तक मेरे को याद आ रही है जून महीने में है, तो हम पहले से जानते हैं जून में वो इतना डिविडेंड देने वाली है। मेरे पास अभी अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर भी पड़े, अब मान लो उस दिन जो भी रिकॉर्ड डेट आ रही है, अगर वो शेयर मेरे नाम पे हुए तो 20 या 25 रुपए का जो भी डिविडेंड है पर शेयर वो मेरे खाते में भी आएगा। सर अगर अगले दिन ट्रांसफर कर दिए तो डिविडेंड तो आ गया ना। जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन शेयर मेरे नाम पे होना कंपल्शन है, अब उसके बाद ट्रांसफर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है यहां तक? ये आगे देखो ध्यान से, सबसे काम का टॉपिक एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। कुछ टॉपिक याद आ रहा होगा, आप पढ़ो मत, पहले सुनो मेरी बात। अब इंटरम डिविडेंड देते क्यों है पहले ये बताओ। हाँ, इंटरम डिविडेंड देने का रीजन बताओ क्या है। मतलब थोड़ा प्रॉफिट हो जाए देते, कुछ प्रोविजन याद आ रहे हैं आगे के। अब 100 बातों की एक बात, फाइनल डिविडेंड दिया जाता है पूरे साल की कहानी देखने के बाद। अब साल में हुए 4 क्वार्टर, तो मैं कहूँ किसी भी क्वार्टर में साल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है इस बार अनएक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ, मतलब एक्सेप्शनल प्रॉफिट हमने अर्न कर ली, तो हम कह रहे हैं आप क्या दे सकते हो ईयर एंड होने से पहले, क्या दे सकते हो, इंटरिम डिविडेंड। बट इंटरिम डिविडेंड देने से पहले मुझे पूरे साल की कहानी देखनी पड़ेगी, पूरे साल के प्रॉफिट लॉसेस क्या हो सकते हैं, टैक्स क्या है, डेप्रिसिएशन, पहले आप ये चेक कर लो इन सब का इंतजाम है ना। नहीं समझे आप बात? आज अचानक से प्रॉफिट अर्न हो गया है, तो प्रॉफिट अर्न होते ही सारा ही बांट दूं इंटरम के रूप में? पहले मुझे कंसिडर करना पड़ेगा आज हुआ है ना, तो क्या पूरे साल की जो कहानी है वो सेटल्ड है या नहीं। मेरा क्रक्स यहाँ पे ये है, क्या इंटरम डिविडेंड लॉस में दिया जा सकता है या नहीं? यस और नो? दिया जा सकता है, याद करो अच्छे से। एक एसएस आता था अगर याद हो, मैंने, आप ऊपर ही ऊपर देखोगे ना तो चैप्टर का नाम दिया है डिविडेंड रीड विद SS3 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर लॉसेस है तो हम रिकमेंड ही नहीं करते कि आप लोग क्या दो, इंटरिम डिविडेंड। आप बात तो समझो यार, इंटरिम डिविडेंड देने का लॉजिक ही ये है कि प्रॉफिट हुआ है, और जब प्रॉफिट है ही नहीं तो साल के बीच में अचानक से कैसे दे दोगे, लिखा हुआ है नोट्स के अंदर भी ये बात समझ में आ रही है? बताता हूं, आगे है लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। लॉसेस है, डिविडेंड देना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, नॉट टू एक्सीड कितना, रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लेकिन ये पूरा पॉइंट एप्लीकेबल कब नहीं है, जब आपने पिछले 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया। इस पॉइंट का एक्स फैक्टर बताओ क्या है। नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे मेरी। ऐसा हो सकता है क्या पिछले 3 में से 2 साल दिया है, 1 साल नहीं दिया? या ये कहना चाह रही हो ना तो थर्ड में हो, ना सेकंड में हो, और ना फर्स्ट में। आप लाइन पढ़ो ध्यान से, नॉट एप्लीकेबल व्हेन नो डिविडेंड इन लास्ट 3, यहां एक वर्ड लिख दो आप, ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम अभी खड़े हैं मान लो 23-24 में, तो हम कह रहे हैं पिछले 3 साल देख लो आप, 22-23, 21-22, 20-21, अगर आपने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं है इन 3 सालों में, तो आप खुद सोच के बताओ एवरेज निकालोगे किसका? और जब एवरेज निकाल नहीं सकते तो पॉइंट ही एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये कब होगा, जब पिछले 3 सालों में नहीं दिया। अगर 2 साल दिया हो तो मान लो 2 साल में पहले साल दिया 20%, फिर दिया 10%, तीसरे साल नहीं दिया, और डिवाइड लगा दे 2 का। बात समझ में आ रही है? ये मैंने रेगुलर क्लास में भी प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल लेके समझा रखा है, और इसके ऊपर 100% उम्मीद है कि केस स्टडी बन सकती है एग्जाम में। डन है यहां तक? ये अब सवाल ये है, देना तो है, रिजर्व में से निकालूं कितना, मैक्सिमम 10% ऑफ, ये वो है कि रिजर्व में से कितना निकालना है। अब सवाल ये है, निकाल तो लिया रिजर्व में से, उसका पहला यूज क्या है। अब सुनो आप ध्यान से, फर्क समझो आप। इस साल मुझे डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले ये देख लो कि 22-23 की कहानियां सेटल्ड है, वो अपन ने पीछे पढ़ा था। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप 23-24 में डिविडेंड देना चाह रहे हो आप दो, हम मना नहीं करते। आप ये चीज चेक कर लो कि 23-24 के जो करंट ईयर लॉसेस है
सबसे पहले क्या वो सेटल्ड है या नहीं? नहीं समझे आप बात? आपके आग लग रही है डिविडेंड देने की, आप दो, हम मना नहीं करते। आपको रिजर्व में से पैसा निकालना निकाल लो, हम मना नहीं करते। बट मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप रिजर्व में से पैसा निकाल के अगर डिविडेंड देने की बात कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना कि इस साल के फिर जो लॉसेज है आप सबसे पहले उनको सेट ऑफ करो। नहीं तो ये इस साल ना होके ये तो अगले साल होते। आप नहीं समझे बात? इस साल लॉसेज है या कम है प्रॉफिट, और आपकी इच्छा है कि आप रिजर्व का बैलेंस खोलोगे और उसमें से पैसा निकाल लोगे, तो हम कहते हैं जब इस हद तक जाके आपको डिविडेंड देने की इच्छा है ना, तो फिर आप अगले साल इसको सेट ऑफ नहीं करोगे, आप इस साल के लॉस को इसी साल सेट ऑफ करोगे। तो पहले इस साल के लॉसेस सेट ऑफ करो, फिर जो बैलेंस बचे बैलेंस में से डिविडेंड दो। मतलब एग्जांपल क्या बना, मान लेते हैं रिजर्व में से हमने निकाले 100, करंट ईयर के जो लॉसेस है वो है मान लेते हैं 50 रुपीज के, और कंपनी जो डिविडेंड देना चाह रही है वो है 70 रुपीज का। तो रिजर्व में से तो 100 निकाले, डिविडेंड देना है 70 का, कि वैसे तो पॉसिबल है बट करंट ईयर कंपनी क्या है, लॉसेस में है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 100 रिजर्व में से निकाल रहा हूं ना, पहले इस साल का चैप्टर क्लोज कर लो। क्लोज करे बाद बचा कितना, और आप कितना देना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम दे कितना सकते हो। बात समझ में, दोनों बातों में फर्क क्या हुआ? लॉसेस के केस में डिविडेंड देना है तो इस साल की कहानी इसी साल सेटल करो पहले। अगर अगले साल डिविडेंड दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो, प्रॉफिट है अगले साल, तो आप ये बात अश्योर कर लो कि इस साल के प्रॉफिट में से पहले पिछले साल की कहानियां सेट ऑफ कर लो। आप एग्जामेशन ही दो एक तरीके से। मान लो 22-23 में लॉस है, हम नहीं कह रहे इस साल सेट ऑफ करने के लिए, हम कह रहे अगले साल कर लो। बट हम यहाँ पे इसी साल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की आग लग रही है इसी साल डिविडेंड देने की। तो जब देना है तो पहले इस साल के लॉस सेट ऑफ कर लो, लॉस सेट ऑफ हो जाए, पैसा बचे, आप दे दो डिविडेंड, हम मना नहीं करते। मान लो ये पूरा टॉपिक ही नहीं है, 23-24 में 70 रुपए का लॉस है, हम तो नहीं कह रहे ना रिजर्व से सेट ऑफ करो। हमने कब कहा रिजर्व से सेट ऑफ करने के लिए, जब आप लॉसेस के बाद भी डिविडेंड देना है आप, अदरवाइज यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड द 70 रुपीज का लॉसेस टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल कर लेना आप। फर्क समझ में आ गया दोनों बातों में? और लास्ट का लिखा बैलेंस कितना रहना चाहिए ऑफ। अब एक सिली मिस्टेक क्या होगी करते हैं, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का निकाल दोगे, जबकि यहां पे बेटा केवल किसका निकालना है। उम्मीद है दो केस स्टडी इसमें बन सकती है, एक तो ये वाली कि आपको इस साल के लॉसेस बता दी, और सेकंड बन सकती है माइट बी ये वाली। तो इसमें तीनों साल डिविडेंड ना दिया हो तो एप्लीकेबल, एक साल भी दे दिया ना, अगर एक साल भी दे दिया तो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। डन है यहां तक? ये आगे देखो ध्यान से। अब वो आपके सवालों का आंसर आप कह रहे थे दे सकते हैं, कुछ डाउट था, ध्यान से पढ़ो, और ये नोट्स में भी, अपने रेगुलर नोट्स में भी लिखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी। अब इसके आगे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। SS3 क्या कह रहा है, लॉ तो कहता है दे दो, फिर लॉ वाली बात अपन को खुद को सुनने में अटपटी लगी। इंटरिम डिविडेंड देने का लॉजिक ही क्या है कि इस साल अचानक से प्रॉफिट हुआ, और जब प्रॉफिट है ही नहीं तो इस साल फिर इंटरिम डिविडेंड क्यों देना है? तो लॉ ने कहा, लेकिन किसने मना कर दिया? अच्छा ये याद है एसेस का मतलब लॉ में जो भी वीकनेस है, क्लैरिटी नहीं है, लॉ साइलेंट है, ऐसे केस में हम कहते हैं फिर लॉ नहीं प्रिवेल करेगा, हमने उसके लिए बना दी। कुल मिला के 10 एसएस है, अभी तक प्रैक्टिकली 3 या 4 ही एप्लीकेबल है, SS1, SS2, SS3। SS1 किसका था, SS2 GM, और SS3, तो SS3 के प्रोविजन भी जो मेन है वो मैंने इसमें डाले हुए हैं सारे। अब ध्यान से नीचे देखो क्या लिखा, बहुत काम का टॉपिक है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है ये वाला भी, पढ़ो। बिफोर डिक्लेयरिंग एनी इंटरिम डिविडेंड, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट जब आप देखोगे ना, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑन द फेस ऑफ इट तो लग रहा है कंपनी को 100 करोड़ का अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो 100 करोड़ को बेस बना के इंटरिम दे दूं, या थोड़ी और बातें ध्यान में रखूं? क्या बातें ध्यान में रखनी है? पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो सेट ऑफ होगा या नहीं होगा। सेकंड, डेफर्ड टैक्स, मतलब जो पिछले सालों से सालाना बेसिस पे चार्ज हो रहा है, तो इस साल का टैक्स इंक्लूडिंग कोई डेफर्ड टैक्स अगर चल रहा है तो जो प्रॉफिट्स हैं क्या उनसे वो सेट ऑफ हो भी रहे हैं या नहीं। तीसरा क्या है, यार बिजनेस है तो लॉसेस तो होंगे, तो आपको एक अंदाजा तो होता ना इस साल इतने लॉस हो सकते हैं, तो क्या वो लॉस यहाँ सेटल्ड है या नहीं। और लास्ट, क्यों?
यार इक्विटी वालों को देने की इच्छा है जबकि प्रेफरेंस वालों का है ही नहीं। तो हम पता क्या कह रहे हैं, इंटरम दो हम मना नहीं करते। आप ये बातें कंसिडर कर लो, जो पोजीशन दिख रही है प्रॉफिट हुआ है ना 100-200 करोड़ का, आप दो प्रॉफिट डिविडेंड दो। ये तीन चार बातें देख लो आप। पूरे साल का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो रहा है, हाँ हो रहा है। सेकंड, जो टैक्सेस की लाइबिलिटी बनती है हो रही है, हाँ हो रही है। जो लॉसेस हमें लग रहा है एंटीसिपेटेड हो सकते हैं, क्या वो सेटल्ड है सारे? हाँ वो भी। प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड देना कंपल्शन है, क्या उतना पैसा है? हाँ उतना भी है। ये सब कुछ सेटल्ड है, उसके बाद प्लान करो इंटरम देना। बात समझ में आई? इसके बाद नीचे पढ़ो, अब क्या लिखा है। लॉसेस कब तक के कंसिडर करने? अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ। अगर सिंपल एग्जांपल कहूं तो हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा, मान लेते हैं 28/4/2023, तो आखिरी क्वार्टर कब खत्म हुआ है? 1 जनवरी से 31 जनवरी, मार्च। इस क्वार्टर तक के जो लॉसेस है ना, वो कंसिडर करने। मान लेता हूं डिविडेंड में डिक्लेयर करना चाह रहा हूं 26/10/2023 को, तो कब कौन से क्वार्टर तक के लॉसेस देखने? 30 सितंबर 2023 तक के। जो भी लॉसेस आपको लग रहे हैं ना, क्या वो सेटल्ड है या नहीं? तो जिस दिन देने की इच्छा है उससे 10 पहले वाले क्वार्टर तक के लॉसेस आप चेक कर लो, क्या वो सेट ऑफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डन है कहानी, बट क्रक्स ये निकला लॉस है ना, एसएस ने क्लेरिफाई कर दिया लॉस में देना ही नहीं। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से इंटरम दे दो, बट पहले ये सारी बातें ध्यान में रखो। और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये वाला। डन है कहानी। सर एसएस की रेफरेंस हम डालें कैसे? आप जब पॉइंट देखोगे आपको देखते ही फील हो जाएगा एसएस क्या है, क्योंकि लॉ अलाउ करता है, मना कौन करता है? एसएस। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। डन है कहानी। अब अगर आगे बात करें प्रोसीजर की, ध्यान से देखो सामने। कुछ याद आ रही हो बात? अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के विद इन 5 डेज पहले पैसा कहां जाता है? ये सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जनरली कोऑपरेटिव बैंक वाले शामिल नहीं होते। नीचे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 5 दिन वाला प्रोविजन कहां एप्लीकेबल नहीं है? लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? एंटायर मतलब 100% कैपिटल सीजी एसडी के ही पास है। तो डिक्लेयर करने के 5 दिन में पैसा पहले सेपरेट बैंक अकाउंट। अब डिक्लेयर तो कर लिया, पे कब करना है? अब पे हो गया तो बहुत बढ़िया। अगर क्या रह गया, रिमेन अनपेड और अनक्लेम, तो जो भी रह गया उसे कहां ट्रांसफर करना है? कितने दिनों में? ये पूरा प्रोसीजर था ऑलमोस्ट वैसा का वैसा सेम यहाँ बना हुआ है। अदरवाइज मतलब अगर 7 दिन में नहीं ट्रांसफर करा तो 12% ब्याज के साथ। और जिस भी दिन आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल रहे हो ना, उसके 90 दिनों के अंदर सारा डेटा आपको कहां पोस्ट करना है? वेबसाइट पे। ये 90 लिखा हुआ है, 90। और लास्ट पॉइंट क्या है भैया? 7 साल हो गए, कोई नहीं आ रहा लेने, कोई अवेलेबल नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो ट्रांसफर कर दो क्या? शेयर्स अलोंग विद डिविडेंड टू। मान लो 2 लाख शेयर पे 20 लाख रुपए का डिविडेंड अनपेड है, तो केवल 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, शेयर्स भी जाएंगे। क्या ये वापस से क्लेम करा जा सकता है? आप आईपीएफ में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट लेके आप वहां से क्लेम कर लो वापस। सर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? अरे भैया जिसका डिविडेंड था उसकी डेथ हो गई, 10 साल बाद पता चला, 8 साल बाद पता चला कि उसके कोई शेयर थे, तो डॉक्यूमेंट मिला होगा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट की चेन लगेगी, उसके मरने का सर्टिफिकेट, उसके शेयर्स का डीमेट का सर्टिफिकेट, साथ में आप ही उसके सक्सेसर, उसके डॉक्यूमेंट, आप सारे डॉक्यूमेंट आईपीएफ में लेके जाओ। अगर सब कुछ सही रहा तो सारा पैसा, सारे शेयर आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। करेक्ट से निकला। 7 साल तक की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कंपनी की। और 7 साल के बाद किसकी बनती है? आईपीएफ। ये है क्या? एक सरकारी फंड है, सरकार ने बनाया वो पैसा संभालने के लिए, जो हम एज अ कंपनी दे रहे हैं, बट कोई लेने ही नहीं आ रहा। तो एक सर्टेन टाइम तक कंपनी संभाल लेगी, उसके बाद वो सारा पैसा हमें कहां ट्रांसफर करना है? आईपीएफ पे। डन है यहां तक? ये आगे देखो ध्यान से, कुछ याद आ रही हो बात? अगर ये अभियंस, अभियंस मतलब दो जने लड़ लिया आपस में, वो कह रहा है शेयर मेरे हैं, वो कह रहा है मेरे हैं, तो मीनवाइल डिविडेंड किसको देना? एक को भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? या तो सेटलमेंट कर लो, और जब तक सेटलमेंट नहीं होगा हम ये ना तो शेयर ट्रांसफर कर दे ना डिविडेंड दे दे। याद करो ये लैंग्वेज एक बार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। हमने जमा तो करवा दी है कंपनी में, बट क्या हुआ?
रजिस्टर्ड क्यों नहीं? जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो क्या करें? ये जो भी डिविडेंड अमाउंट था कहां ट्रांसफर कर दो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनलेस क्या लिखा हुआ है यार? मेरे शेयर थे, आपसे कलेश था, मैंने कहा जब तक कलेश ये सेटल नहीं होगा तब तक डिविडेंड नहीं जाएगा। आपको डिविडेंड मिलेगा कब? अगर मैं राइटिंग में दे दूं कि हाँ आप सामने वाले को दे दो। इसका मतलब ही क्या हुआ? जो डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट सेटल हो गया। तब जो दे रहा था, जिसको दे रहा था, जब मैं राइटिंग में दे रहा हूं ये बात कि अब आप दे दो सामने वाले को, कंपनी जब अबेयंस में रखेगी या नहीं रखेगी। अबेयंस में रखना मतलब पेंडिंग रखना। पेंडिंग कब तक रहेगा? जब तक ये बातें क्या ना हो जाए सेटल। और लास्ट बात देखो बेटा, ध्यान से क्या लिखी। अब यहाँ पे वो राइट इशू, बोनस इशू लिखा था, मैंने उसकी जगह एक प्रॉपर वर्ड डाल दिया। चाहे बोनस हो, राइट इशू हो, जब तक सब कुछ क्या रहेंगे अबेयंस में। डन है यहाँ तक? ये याद आ गई बात ये? और लास्ट देखो एक बार ध्यान से, अगर डिविडेंड समय पे पे नहीं करा, कितने समय में? 30 दिन में पे नहीं हुआ, तो फिर होगा क्या? गलती पता है क्या होती है? अपन डायरेक्टर बोल देते हैं, जबकि डायरेक्टर नहीं है। कौन से? डिफॉल्टिंग। यहाँ लैंग्वेज ये लिखिए, डायरेक्टर हु इज नोइंगली आ पार्ट टू द डिफॉल्ट, और साथ में कंपनी लाइबल होगी। इन केसेस में लाइबल नहीं होगी। किन केसेस में? हमने डिविडेंड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? मान लो बंदे की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, हम नहीं दे पाए, नहीं तो डायरेक्शन गिवन बाय शेयर होल्डर। ध्यान से पढ़ो, नीचे क्या लिखा है? रिलेटेड टू पेमेंट बट नॉट कंप्लाइंट। मेन बात, इसके ऊपर केस स्टडी आती है। हमने वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करे और ये बात आपको कम्युनिकेट भी करी है। अगर कम्युनिकेट नहीं करें तो कंपनी का फॉल्ट है। फिर ये अगर हमने कम्युनिकेट भी कर दिया है, अब ये है क्या डायरेक्शन? आपने कहा डिविडेंड कैश में चाहिए, मैंने कहा कैश में अलाउड नहीं, हम देंगे ही नहीं कैश में आपको। मान लो 10 का भी हमने मना कर दिया, हम तो देंगे बैंक अकाउंट में, और ये बात हमने आपको कम्युनिकेट भी कर दी। तो इसमें क्या कंपनी का फॉल्ट है या नहीं? फॉल्ट कब होता? कोई डिस्प्यूट चल रहा है, भैया किसके शेयर है समझ में नहीं आया। नहीं तो लास्ट क्या लिखा है? कहीं हमने लॉफुली एडजस्ट कर लिया। लॉफुली एडजस्ट करना मतलब आपसे 10,000 लेने थे, 8,000 का डिविडेंड था, मैंने यू की उसमें से 8,000 सेट ऑफ कर ली। और लास्ट क्या है? अदर रीजन में क्या लिखा? कोई डॉक्यूमेंट था, कोई वारंट था जो जमा करवाना था, वो जमा आपने नहीं करवाया, इस वजह से आपको डिविडेंड नहीं मिला। क्या ये बातें यहां तक क्लियर है क्या अच्छे से? ये चेक करो, क्या शेयर होल्डर अपना डिविडेंड वेव कर सकता है? वेव करना मतलब आप चाहो पूरा छोड़ो, आप चाहो तो पार्ट पेमेंट छोड़ो। सेकंड, एक बार जो डिविडेंड मैंने डिक्लेयर कर दिया उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। क्या हो ही नहीं सकता क्या? कंडीशन, कंडीशन सेक्शन 8 पे तो प्रोहिबिटेड होता। हाँ, मेरा सवाल ये, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर तो कर लिया, क्या डिक्लेयर करे बाद अब कैंसिल हो ही नहीं सकता क्या? कंडीशन हाँ, वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप डिक्लेयर हो गया क्या? नहीं, मान लो इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करा, बीओडी ने डिक्लेयर करा, गलत डिक्लेयर करा, हमने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया और उसे कैंसिल कर दिया। फाइनल डिविडेंड जनरली रिवोक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अप्रूवल ही शेयर होल्डर का था। इंटरिम डिविडेंड को अगर रिवोक करना चाहो तो एक सिंपल कंडीशन अपन मान सकते हैं, कैसे हो सकता है? विद शेयर होल्डर अप्रूवल। आप बात तो सोचो, डायरेक्टर ने डिक्लेयर तो कर दिया, बट मान लो डिक्लेरेशन ही गलत थी, तो क्या गलत डिक्लेरेशन के चलते कंपनी से डिविडेंड दिलवा दें, फिर कंपनी का हाल बाद में खराब कर ले? इससे अच्छा ये प्रपोजल शेयर होल्डर के सामने रख दो, अगर वो हाँ कह दे तो आप उसको क्या कर लेना? रिवोक। तो जनरली रिवोक नहीं होता, फाइनल डिविडेंड तो होता ही नहीं। और लास्ट क्या लिखा है? कुछ याद हो अगर ये बात? सेक्शन 8 कंपनी में प्रोहिबिटेड, निधि कंपनी में मैक्सिमम 25। अगर 25 से ज्यादा देना है, अगर 25 से ज्यादा देना है तो पहले रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, और साथ में कंडीशन भी है। पहली कंडीशन जीआर मतलब नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, डिपॉजिट होल्डर का पैसा चुकाने में कोई गलती नहीं करी। और लास्ट बात, कंप्लाई अदर रूल्स ऑफ निधि। तो जो निधि कंपनी आपने एसबीसी में पढ़ी है, एसबीसी के जो प्रोविजन पढ़े हैं निधि में अपडेटेड वाले, आपने सारे कंप्लाई भी करे। एक सिंपल सवाल, डिविडेंड निधि में 25 आप दे सकते थे, आपकी इच्छा 35 है देने की, तो जीआर में कितना डालना है? पूरा 35 या 10? हाँ बताओ।
कितना अलाउड है? मैक्सिमम 25। आपकी इच्छा कितनी है? पूरा 35 या 10? मैक्सिमम तो हम अलाउ कर ही रहे हैं ना। हम कह रहे हैं आपको ज्यादा देना है ना, ज्यादा देना है, ज्यादा देना है, ज्यादा देना है। आप दो, एक काम करो, ये प्रैक्टिकली कंडीशन लगती है जब एक्सेस वाली बात आती है। 25 तो हम, आप एक बात सोचो, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने लगा सकते हैं? मैक्सिमम अगर 18 लगाने हैं तो 15 तो हम अलाउ कर ही रहे हैं ना आपको। तो मैक्सिमम 25 तो हम अलाउ कर ही रहे हैं ना। आप 10 के लिए जीआर में डाल दो पहले। जब इतनी आग लग रही है ज्यादा देने की, एक काम कर इतना, लेकिन पहले यहाँ पे भी डाल। बात समझ में आ रही है? और लास्ट का लिखा है, ये मैंने क्या सेबी में से भी उठाया और सीधे यहाँ डाल दिया। ये कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ टॉप 500 लिस्टेड कंपनी। कुछ नहीं होती, बहुत फर्जी है। पढ़ो, देखो पहला पॉइंट क्या है। ऐसी क्या सिचुएशंस है जहां पे शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकता है या उसको करना ही नहीं चाहिए? ये पहले से क्लेरिफाई कर देती लिस्टेड कंपनी। सेकंड, क्या फाइनेंशियल पैरामीटर कंपनी देखेगी डिविडेंड देने से पहले? तीसरा, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कंपनी के अंदर का और कंपनी के बाहर का, क्या कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, आज इतना पैसा है, कल कितना चाहिए रहेगा, ये सारी बातें भी आपको यहां कंसिडर करनी पड़ेगी। चौथा क्या लिखा है? यार जो रिटेन अर्निंग्स मतलब जो रिजर्व हम बुक्स में लेके बैठे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये भी ध्यान में रखो। और लास्ट, चेंजेस इफ एनी इट्स रेशनल। वेरियस क्लास ऑफ शेयर मतलब इक्विटी, इक्विटी विद डीवीआर और प्रेफरेंस शेयर। तो जैसा जैसा क्लास ऑफ शेयर है वैसा वैसा उनका डिविडेंड की ऑब्लिगेशन अलग है। डीवीआर में ज्यादा देना है, इक्विटी में देना नहीं है, प्रेफरेंस में कंपल्शन है। तो ये भी चेक करो। अब उनमें अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो चेंजेस का रेशनल मतलब हमें बेसिस भी बताओ। यहां तक डिविडेंड की कहानी समझ में आई क्या? मैंने एक टॉपिक इसमें हार्डली ऐड नहीं करा है, आईपीएफ। क्योंकि आईपीएफ में बेटा केवल ये बता रखा है कि आईपीएफ में कौन सा पैसा जाता है और पैसे का यूटिलाइजेशन क्या है। यहां तक उम्मीद है डिविडेंड याद आ गया होगा। सर एक बात और ऐड कर लो ना, थोड़ी सी बकवास फंती भी करो ना जो होती है। यार मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 28 अप्रैल 2023 जो काम मैं 40 मिनट में कर सकता हूँ, उसमें बकवास पंक्ति ऐड करके उसको 1.5 घंटे तक खींचने का सेंस नहीं है। तो ना यहाँ वहां की हंसी मजाक करना फालतू आपका, और मैं कहूंगा मेरा भी टाइम वेस्ट करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये बहुत काम की लाइन बोल रहा हूँ आपको, मैंने देखे हैं, क्योंकि 2-2 घंटे तक क्लास चलती है और 2 घंटे में कंटेंट होता है 35 मिनट का। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 28 अप्रैल 2023 आपके पास वो 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं है वेस्ट करने के। है सबके पास? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों के पास? तो कर ले अपन भी 1 घंटा यहाँ वहां की बातें। मैं आया, कट टू कट मेरी बातें करी और क्लास खत्म। बीच में डांस नहीं करेगा कोई, यहाँ वहां की बातें नहीं करी, समाज में क्या चल रहा है ये नहीं करा, पीछे कोई टाइम पास नहीं करा हुआ। और ये इस पॉइंट पे आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यही मैराथन, यही रिविजन क्लास अगर 4 महीने पहले होती है ना, तो 4 महीने पहले होती तो अपन 40 मिनट नहीं, अपन 1.5 घंटे की करते। पर 4 महीने पहले करते क्या, करके ये बताओ। क्योंकि असल रिक्वायरमेंट इसकी आज ये है। ये बात मैंने जानबूझ के इसमें रिकॉर्ड करी, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है यार ये बंदा आया सीधे सीधे पढ़ाया, पढ़ा के चला गया, तो तुम्हें चाहिए क्या अभी? इस टाइम पे डांस करना है मेरे साथ, या मस्ती करनी है? यहाँ पे यहाँ बैंड की 12 बजी पड़ी है, सिलेबस इतना बड़ा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, और हम रैपिड फायर तरीके से रिकॉल करवा रहे हैं, और बच्चा कहे कि उसको ज्यादा टाइम लगाना है, तो भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मस्ती करनी है ना, रेगुलर क्लास में आ जाओ, अपन वहां मस्ती कर लेंगे। अभी आप अपने काम पे ध्यान लगाओ कि 40 मिनट में कैसे अपन एक एक चैप्टर रिकॉल करते हैं, इसके ऊपर ही मेन फोकस करना है। कल वाली क्लास में जो अगला वीडियो होगा वो अपन बनाएंगे मोस्ट वेबली चार्ज का। अपन ने अभी तक कर लिया डिविडेंड, एक कर लिया सीएसआर, एक कर लिया मेंबरशिप, और कल वाली क्लास में आपको चार्ट रिकॉल करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे कंपनी लोग के 8-9 चैप्टर रिकॉल हो जाए। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।